नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज का हमारा सबसे खास प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। बसपा सुप्रीमो मायावती को क्या वाकई योगी आदित्यनाथ का डर, या फिर ये कहा जाए कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ से बड़ी भी मायावती ने की है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जहां बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, वहीं दूसरी तरफ मायावती ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और खबर इस तरीके की है कि उम्मीदवार उतारा था और वापस ले भी लिया। लेकिन आखिरकार उम्मीदवार जब उतारा तो वापस हो गया और फिर सवाल है कि उम्मीदवार उतारा भी क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पर एक ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या बीजेपी का डर सता रहा है मायावती? क्या मायावती डरी हुई है? और क्या वाकई माना जाए कि बीजेपी के आगे मायावती झुकती नजर आ रही है? और गति का क्या वजह है कि बीजेपी की हर चुनावों में मायावती बीजेपी को समर्थन करती रही और करती आ रही है? इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास वीडियो भाई मौजूद है और हमारे प्रोग्राम में आपका। और आवाज भाई, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जो मिल्कीपुर मैं सीट का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा कि जो मिल्कीपुर सीट है वहाँ पर सबने अपने धुरंधरों को उतारा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा आपने की थी कि उम्मीदवार उतारा था उसको वापस ले लिया, क्या बड़ी वजह हो सकती है? क्या ईडी सीबीआई का डर सता रहा है मायावती को? क्या छापा ना पड़ जाए इसका डर सता रहा है? और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बंद कमरे में कुछ डील हुई हो बीजेपी मायावती की? देखिए, इस पर स्पष्ट तौर से तो हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या डर मायावती को सता रहा है, क्योंकि जब मायावती जब भी हमला बोलती है तो बीजेपी पर भी हमलावर होती है, समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर होती है, कांग्रेस पर भी हमलावर होती है। बल्कि वो तीनों ही पार्टी जो मेन पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी दलों पर वो आक्रामक रूप दिखाती है। चाहे आपने देखा अभी, अगर हम लोकसभा अब हम उपचुनावों की बात कर ले, विधानसभा जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए थे, उनके रिजल्ट आने के बाद भी मायावती ने एक भाषण दिया था। उसमें कहा था उन्होंने कि अब हम उपचुनाव लड़ेंगे ही नहीं। यानी कि उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया था कि बीजेपी चुनावों में धांधली करती है, ईवीएम में गड़बड़ियां होती हैं, इसलिए अब हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन उसके बाद में देखा गया कि मिल्कीपुर पर उन्होंने पहले प्रत्याशी उतारा, लेकिन उसके बाद में अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया। अब क्या सोचकर वापस लिया, क्या समझकर वापस लिया, ये अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या उन्होंने अखिलेश यादव को समर्थन दिया, इसका मतलब उनका प्रत्याशी वापस लेना अखिलेश यादव के लिए अच्छा साबित हो सकता है, या फिर बीजेपी के साथ में जाना उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है? क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो मायावती को बीजेपी की नीति बताती है, वहीं पर जो है मायावती जो है कांग्रेस को जो है उसकी बीजेपी की नीति बताती है। ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आपने बताया कि क्या मायावती को डर सता रहा है, तो देखिए इसकी भी अभी इसको भी हम पूरे तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कोई सूत्रों के हवाले से या कहीं से भी ऐसी खबर नहीं आई है निकल करके मायावती ने अपना प्रत्याशी उतारा क्यों और वापस क्यों लिया। क्या उन्होंने उपचुनावों में नहीं लड़ने का फैसला लिया, तो ऐसे पार्टी की कमान कैसे चल पाएगी? और ये सारे तमाम मुद्दे हैं बने हुए हैं। और ऐसे में ही आज एक बड़ी खबर आई, मैं आपको वो भी बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि मायावती के भतीजे, एक दूसरे भतीजे जो हैं, जो अभी पढ़ाई कर लंदन से वापस आए हैं, उनकी भी अब राजनीति में एंट्री हो गई है, जिनका नाम ईशान आनंद है, जो आकाश आनंद के छोटे भाई हैं। आकाश आनंद तो पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन अब ईशान आनंद की भी राजनीति में एंट्री हो गई। तो अब ऐसे में ये है कि आकाश आनंद के बाद में क्या ईशान आनंद को मायावती पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? और क्या मायावती चाह क्या रही है, मायावती क्या चाहती है, मतलब पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने भतीजों पर कमान सौंप रही है? अभी तक तो हालांकि बड़े फैसले जो कि वो खुद लेती आई है, लेकिन क्या मायावती अब ये क्या राजनीति से संन्यास लेने वाली है? इसकी खबरें भी जो है टले लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने भतीजों को एक्टिव किया है, तो अब ये खबरें लगने लगी है कि मायावती क्या संन्यास लेने वाली है। क्योंकि मायावती पिछले जिस कुछ समय से आपने देखा कि राजनीति में एक्टिव नहीं है, सिर्फ गिने चुने मुद्दों पर आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। उनका कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बड़ा नेता जो है वो
सामने नहीं आता है और ना ही वो कोई चुनाव जीत पा रही है। सारा का सारा वोट बैंक जो है उनका अब उनके हाथ से फिसल चुका है। बस मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी रहेगा कि जो मिल्कीपुर में चुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में किस तरीके की टक्कर को आप देखते हैं? और एक सवाल मेरा रहेगा बसपा के जनाधार को लेकर कि क्या बसपा का जो जनाधार एक वक्त में हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, वो आज कहीं ना कहीं खत्म हो गया? देखिए, जनाधार तो बिल्कुल खत्म हो गया है। जिस पार्टी ने 2007 में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुमत की सरकार बनाई हो और 2017 या 2022 तक अगर कहें, आप 2022 तक आते-आते उसके पास मात्र एक विधायक बचा हो, जनाधार तो खत्म हो ही गया। जिस पार्टी के पास में 40% वोट बैंक, 40 से 45% वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करता था, आज सिर्फ 9% पे वो सिमट कर रह गई है। और 2019 के चुनाव में भी जो बसपा के पास कुछ सांसद आए थे, 10 सांसदों ने जीत दर्ज की थी, वो बसपा ने अपने दम पर नहीं की थी, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था और गठबंधन के दम पर वो जीत हासिल की थी। तो ऐसे में चाहे 2017 के चुनाव की बात कर ले, चाहे 2019 के चुनाव की बात कर ले, चाहे 2022 के चुनाव की बात कर ले, चाहे 2024 के चुनाव की बात कर ले, लगातार जो मायावती का ग्राफ है वो पीछे गिरता जा रहा है। मैं वोट बैंक की बात कर रहा हूँ, सीट तो आ ही नहीं रही है ना। 22 में एक विधायक आया, 24 में कोई भी सांसद नहीं आया, लेकिन वोट बैंक भी आप देखें तो वोट बैंक भी लगातार फिसलता जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि मायावती का जल्द ही द एंड भी हो चुका है अगर उन्होंने सही निर्णय पार्टी के अंदर नहीं लिए। तो देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव होने वाले, उस उपचुनाव से पहले जो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है वो पारसी समुदाय से। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को उतारा है और ये पहले से तय कर लिया था अजीत को उतारने का। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा भी हो जाता है कि मैं बस भाई ईडी, सीबीआई और तमाम सरकारी एजेंसियों का जिक्र करना चाहूंगा कि जब जब बीजेपी कमजोर हुई तो इसका इस्तेमाल बखूबी तरीके से करती नजर आई है। और क्या इसका इस्तेमाल किया गया, मैं एक बार फिर ये बात कर रहा हूँ, क्या इसका इस्तेमाल मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले भी किया गया है? इसीलिए मायावती कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो बहुत चुप, बहुत खामोश फिलहाल दिखती नजर आ रही थी एक वक्त में, जहां मायावती उत्तर प्रदेश में दहाड़ती नजर आती थी चुनाव, चाहे वे विधानसभा की हो चाहे उपचुनाव हो। लेकिन वो मायावती और आज की मायावती अगर हम देखें तो बहुत अलग जमीन आसमान है। देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ये नहीं कह सकते कि ईडी, सीबीआई का दबाव रहा है या क्या रहा है, क्योंकि ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। क्योंकि मायावती, जैसे आपने बताया कि आक्रामक पहले रहा करती थी, लेकिन वो आक्रामकता उनकी कहीं खत्म हो गई है। तो इसके भी कई मायने हैं। एक तो उनका एज फैक्टर का मायने भी है, उसमें पार्टी का, इसके अलावा पार्टी के जो कोई बड़े नेता थे अब सब ने साथ साथ छोड़ दिया है। कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, तो कोई समाजवादी पार्टी में चला गया। उनके पास वो चेहरे नहीं बचे, वो संगठन नहीं बचा जिसके दम पर वो चुनाव लड़ा करते थे। तो ऐसे में उपचुनाव न लड़ना या उनका खामोश बैठना, ये कई तरफ इशारे कर रहा है। ये इनकी राजनीतिक, हालांकि इनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल जरूर है कि आखिर मायावती ऐसे निष्क्रिय क्यों हो गई है। लेकिन जैसे आपने बताया ईडी, सीबीआई, देखिए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि ये बखूबी सब लोग जानते हैं देश के अंदर कि जो बीजेपी पर ये इल्जाम लगते रहे हैं वो ईडी, सीबीआई का प्रयोग करती है, विपक्षी नेताओं को धमकाने का प्रयास करती है। चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात कर लें, कि पश्चिम बंगाल से आप राजस्थान तक की बात कर लें, गुजरात तक की बात कर लें, हर जगह ऐसा देखा गया है कि अगर आप 2014 के बाद में ईडी, सीबीआई के केसों को उठा करके देखें तो 80% ऐसे केस हैं जो विपक्षी नेताओं पर किए गए हैं। यानी विपक्षी नेताओं पर ऐसे केस किए जाना, ये साफ साफ दर्शाता है कि जो दुरुपयोग इनका किया जा रहा है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लगातार ये आरोप भी लगते हैं और ऐसा देखा भी गया है। लेकिन मायावती पे ऐसा क्या शिकंजा उन्होंने कसा है, क्या उनके साथ में कोई डील की गई है, इस पर कोई भी स्पष्टता नहीं आई है। जैसे भी कोई स्पष्टता आएगी, जैसे भी कोई खबर आएगी तो हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, और ये वाकई देखना होगा कि मिल्कीपुर का चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन इस प्रोग्राम को यही विराम देते हैं और मुझे